सामाजिक कार्यकर्ता यानी सामाजिक कारकुन और मानवाधिकार के नाम पर देश विरोधी गतिविधियां चला रहे एक खतरनाक नेटवर्क का काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी सीआईके ने भांडाफोड़ किया है। सीआईके ने बड़ी कार्रवाई में वादी के कई जिलों में एक साथ छापेमारी कर आतंकी सहयोगी इकोसिस्टम को उजागर किया है, जो खुद को सामाजिक बदलाव की आवाज बताकर पेश कर रहा था। जांच में सामने आया है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोग मास मीडिया, सोशल मीडिया, मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स, पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और महिला सशक्तिकरण जैसे मंचों का इस्तेमाल देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों के लिए कर रहे थे। गुप्त सत्यापन में इनके अलगाववादी समूहों और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से संदिग्ध संबंधों के संकेत मिले हैं। वहीं सीआईके यानी काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर का कहना है कि इस ऑपरेशन से एक ऐसे खतरनाक गुप्त नेटवर्क को तोड़ा गया है जो सामाजिक सरोकारों की विश्वसनीयता का गलत इस्तेमाल कर आतंकी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था। जब्त डिजिटल सबूतों से साजिश की और गहरी परतें सामने आने की उम्मीद है और आगे और गिरफ्तारियां भी मुमकिन हैं। उधमपुर के बाजलता इलाके में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में एसओजी के जवान अमजद अली खान शहीद हो गए। मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर यानी उनका जसद खाकी उनके आबाई गांव सलवा पहुंचा, जहां उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए सैकड़ों की तादाद में, क्या उससे भी ज्यादा हम कह सकते हैं कि वहां गांव वाले, आसपास के लोग वहां मौजूद थे और आसपास यानी दीगर इलाकों से भी लोग वहां उन्हें उनके इस आखिरी सफर में उनका साथ देने पहुंचे थे। आपको बता दें कि शहीद जवान के गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। ये वो नजारा है जब उधमपुर में उनके आबाई गांव शहीद जवान की जसद खाकी को पहुंचाया गया था। और उधमपुर में हुए एनकाउंटर के बाद सांबा जिले में हाई अलर्ट जारी है। रामगढ़ सेक्टर में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें सीमा के पास गांव, जंगलों और नदी नालों की बारीकी से तलाशी ली गई। सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी और मकामी लोगों से सतर्क रहने यानी अलर्ट रहने और किसी भी अनजान शख्स की जानकारी जल्द से जल्द देने की अपील की है। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। श्रीनगर पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी और ड्रग्स से जुड़े अपराधों से होने वाली कमाई के खिलाफ अपनी मुहिम जो है उसमें एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस स्टेशन परेमपोरा के तहत पुलिस पोस्ट कमरवारी में आरोपी सुहेल अहमद बीर, जो बरथाना कमरवारी का रहने वाला है, से जुड़े एक डबल स्टोरी और एक सिंगल स्टोरी रिहायशी घर को फ्रीज यानी अटैच करने के नोटिस जारी किए। यह मामला पुलिस स्टेशन परेमपोरा के एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा है। अटैच की गई रिहायशी इमारतों की अनुमानित कीमत यानी एक अंदाजे के तौर पर जो कीमत लगाई गई वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जांच के दौरान आरोपी और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्तियों की पूरी जांच एनडीपीएस एक्ट के चैप्टर 5A के मुताबिक सख्ती से की गई। रेवेन्यू रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी के कागजात, फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट, वैल्यूएशन इनपुट और मुतल्लिका शख्स की बयानों की जांच से पता चला है कि मुलजिम के पिता का एक डबल स्टोरी रिहायशी घर और आरोपी के दादा की जमीन पर बना एक सिंगल स्टोरी रिहायशी घर, जिसे आरोपी और उसके परिवार ने खरीदा और बनवाया था। और आईपीएल ऑक्शन 2026 आकिब नबी डार हुए मालामाल। जी हां, आकिब नबी डार मालामाल हो गए। आईपीएल ऑक्शन 2026 की बात है। आकिब नबी डार हुए मालामाल। 8 करोड़ 40 लाख में बिके आकिब। दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा आकिब को। 30 लाख था बेस प्राइस। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं आकिब नबी डार। जम्मू कश्मीर के बारामूला के
क्रिकेट ऑलराउंडर आकिब नबी डार आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व करेंगे, जहां उन्हें 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा गया था, जिसे लेकर आकिब के घर और उनके आसपास के इलाकों में खुशी का माहौल है। ये तो उड़ती है तुझे और भी ऊंचा दिखाने के लिए। आज आकिब नबी ने जो कारकर्दगी कर दिखाई है, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आज उन्हें मिला है। आकिब नबी 8.4 करोड़ में जो है दिल्ली ने उनको खरीदा है और ये उनकी रिकॉर्ड एफर्ट्स का नतीजा है। उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में जाके ऐसा परफॉर्म किया कि इंडियन सिलेक्टर्स और इसके साथ साथ स्काउट कोच जो है मजबूर हो गए हैं आज आकिब नबी के लिए बीट करने के लिए। और ये अकेली टीम नहीं थी दिल्ली, इसके साथ साथ एसआरएच और आरसीबी ने भी उनके लिए बीट किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं आज एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो नॉर्थ कश्मीर के लोगों को मिला है। जी, आई एम स्पीचलेस। मैं बोल नहीं सकता हूं कि कितनी खुशी की बात है पूरे बारामूला के लिए, पूरे कश्मीर के लिए, कि हमारे कश्मीर एक्सप्रेस जो है आज वो दिल्ली की फ्रेंचाइजी ने जो उनको खरीदा है, तो ये आकिब की मेहनत है और बारामूला के लोगों की दुआ है जो हमेशा उसके साथ रही है। मैं स्पीचलेस हूं, मैं बोल नहीं सकता। हमने अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन किया इस क्रिकेट के लिए, आज हमें लगता है कि अल्लाह ने हमें ऐसा तोहफा दिया आकिब के रूप में। बारामूला क्रिकेट फोरम की तरफ से, बारामूला की अवाम की तरफ से हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार है। उनकी दुआओं का असर है, पूरी जम्मू कश्मीर उनकी दुआओं का असर है जो इस मुकाम पे पहुंच गया आज। ये बहुत अल्लाह, फिर मैं बार बार यही कहूँगा, ये सिर्फ अल्लाह का फजल है। इनकी मेहनत जो रंग लाई है और ये फाइनली जो ये डिजर्व करता था वो इसको मिला है और हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये हमारे सिर्फ इलाके या शहरी के फख्र की बात नहीं है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के। और इसके ये यहाँ तक पहुँचने के लिए जो इसने मेहनत की है, मैं लड़कों से यही कहूँगा, खासकर जो अंडर 14 के लड़के हैं वो भी इस तरह मेहनत करें, ड्रग से दूर रहें और अपनी फिटनेस पे ध्यान रहे और मंजिल सबके लिए इंशाल्लाह अच्छी होगी। और विजय दिवस के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और GOC-NC नदन कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने नियंत्रण रेखा के पास अखनूर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीर नारियों को सम्मानित किया और 108 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का इफ्तिताह किया। आपको बता दें कि आज के दिन 1971 में भारत पाकिस्तान जंग में भारत को जीत मिली थी। जंग के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था। वीर जवानों के शौर्य को नमन करने और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। आज उन शहीदों को याद किया गया जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे और उनकी वीर नारीज को आज सम्मानित भी किया गया है। मेरे साथ कई वीर नारीज हैं, आपको आज सम्मानित किया गया। 1971 में हमने दुश्मन को जो है वो दांत खट्टे किए थे और आज यहाँ पे 108 फीट झंडा भी फहराया गया। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब हमें बुलाते हैं, हमारी काफी मदद करते हैं, देखभाल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें जब याद करते हैं। 1971 में जाबाजों ने, आपके ही जो है परिवार से लोगों ने जो है दुश्मन को जो है लोहा लिया दुश्मन से, और आज जिस तरह से हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, उसके बाद आप क्या देखते हैं कि हमारी जो सेना है हमेशा ही जो है दुश्मन को कभी भी कामयाब नहीं होने देती? जी, बहुत अच्छे काम कर रही है फौज। जैसे अभी उधर हुआ था, खाना भी है, काफी इनके सहारे हम जी रहे हैं। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, अगर बुलाते हैं अच्छा लगता है। चलो हमारे बंदे तो चले गए, फौज हर बार बुलाती रहती है, टाइम टाइम के हर चीज पूछती है। तो कैसे शहीद हुए आपके? कौन? ग्लेशियर हुए हैं, मतलब लड़ाई लगी हुई ही, ग्लेशियर उधर बर्फ के नीचे आ गए। क्या नाम उनका शहीद का? बलबीर चंद, सिपाही बलबीर चंद। तो 1971 में काफी जो है जाबाजों ने शहादत दी। आप बताएं, 1971 तो कौन आपके कौन शहीद हुए थे और आज आप कैसे देखते हैं सेना आपको हर साल बुलाती? हमारे हस्बैंड हुए थे, अच्छा लगता है जब बुलाते हैं हमारे को। कैसे शहीद हुए थे? इधर मेंडल में हुए थे 2003 में 11 जनवरी। तो ये सब उन जाबाजों की और उन
शहीदों की फैमिलीज हैं जिन्होंने शहादत दी, आतंकवाद से लोहा लेते हुए 1971 में शहादत दी अपनी, लेकिन देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया ताकि देश की अस्मत यूं ही बनी रहे। और आज एलजी मनोहर सिन्हा की तरफ से आज यहां शिरकत भी की गई और इन सभी वीर नारियों को सम्मानित भी किया गया। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 अखनूर। और एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर आज 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सीईओ मेजर जनरल रिटायर्ड असीम कोहली ने विजय दिवस पर 108 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। न्यूज़ 18 से बातचीत में जनरल कोहली ने कहा कि यह झंडा पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के करारे जवाब की याद दिलाएगा। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज लाइन ऑफ कंट्रोल पे 108 फीट का जो झंडा है वो आज फहराया गया है और मेरे साथ फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सीईओ मौजूद हैं असीम कोहली जी। असीम जी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये झंडा फहराया गया है, किस तरह की फीलिंग जो है और किस तरह का ये एक तरह से जज्बा लोगों में पैदा करेगा? पहली बात तो झंडा हम कहीं भी लगाते हैं हमें बड़ी प्राउड फीलिंग होती है और इससे अच्छा मौका कि आज 1971 का विजय दिवस की हम जो है उसको मना रहे हैं और उस जगह पे जहाँ पे 1971 वॉर में एक मेजर लड़ाई हुई थी वहाँ अपने झंडे की स्थापना की। ये झंडे की जो स्थापना यहाँ करी गई फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया 21 साल पहले शुरू की थी मिस्टर नवीन जंदल ने और झंडे के सारे अधिकारों को पब्लिक तक पहुँचाने के लिए। आज ये झंडा जो यहाँ लगाया गया है वो एक सिंबल है, वो एक संकेत है हमारे किसी भी विरोधी को कि आप कभी भी भारत पर बुरी नजर डालेंगे तो भारत पूरा इकट्ठा और भारत की सेना हमेशा इस चीज के लिए तैयार है कि वो किसी भी स्थिति में किसी भी चुनौती का सामना करके अपने देश के आन और सम्मान की रक्षा कर सकती है। ये हमारा फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 195वां झंडा है जो हमने पूरे इंडिया में लहराए हैं और बहुत सारे बॉर्डर के स्थानों पर लगाए हैं। जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस स्थान के ऊपर हमें बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि इंडियन आर्मी ने हमें ये मौका दिया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। निवेश करने में सबसे मुश्किल कदम कौन सा होता है? चूजिंग फंड्स, मेजरिंग रिस्क्स। सबसे मुश्किल है निवेश का पहला कदम उठाना। You have trusted us for investment news. अब हम बनेंगे आपके बंधु। We will help you kickstart your investment journey and guide you towards the right path. और इस सफर के हर स्टेशन पर सीखेंगे कुछ नया आपकी अपनी भाषा। Together, let's take निवेश का सही कदम, വിനിയോഗ സঠিক പദക്ഷേപം, റൊക്കാർന്നു യോഗ്യ പഗലു, മുതലീട്ടുകാണ് സരിയാന പടി, നിക്ഷേപത്തിനായുള്ള ശരിയായ ചുവട്, ഹൂಡಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೆಜ್ಜೆ। कायम चूरन जो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसे पाचन संबंधित समस्याओं का समाधान देता आ रहा। सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी। जी राम जी बिल लोकसभा में पेश, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया बिल। मनरेगा की जगह लेगा विकसित भारत। जी राम जी बिल का प्रियंका गांधी ने विरोध किया, कहा हर योजना का नाम बदलने की सनक क्यों, बिना चर्चा किए बिल पास होना चाहिए। विधेयक स्थायी समिति को बिल को भेजने की मांग। ब्रेक के बाद फिर आपका इस्तकबाल है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की एक हरकत पर सियासी बवाल मचा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने कल पटना में नए डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटते वक्त एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से उसका हिजाब हटा दिया था, जिसे लेकर महबूबा मुफ्ती ने बड़ा हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा कि नीतीश साहब, शायद अब आपके लिए पद छोड़ने का वक्त आ गया है। उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार जी को पर्सनली जानने और उनकी तारीफ करने के बाद उन्हें एक जवान मुस्लिम महिला का नकाब हटाते देखकर मुझे बड़ा झटका लगा।
महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि क्या इसे बुढ़ापे की वजह माना जाए या मुसलमानों को पब्लिक में बेइज्जत करने का नॉर्मल होना। यह बात और भी परेशान करने वाली है कि उनके आसपास के लोग इस भयानक घटना को एक तरह के एंटरटेनमेंट की तरह देखते रहे। महबूबा मुफ्ती ने आगे लिखा है कि नीतीश कुमार साहब, शायद अब आपके लिए पद छोड़ने का वक्त आ गया है। और आपको बता दें कि पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार हिजाब विवाद पर वजीर आला नीतीश कुमार की आलोचना की। इल्तिजा मुफ्ती ने हिजाब खींचे जाने की घटना को बेहद शर्मनाक बताया और मुख्यमंत्री यानी वजीर आला के आचरण पर, उनके बिहेवियर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश बूढ़े हो गए हैं, सीएम होते हुए भी हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला की गरिमा को नहीं समझते। वजीर आला को ऐसा करने का कोई हक नहीं है, ऐसा कहना है इल्तिजा मुफ्ती का। जो इल्तिजा मुफ्ती है उनसे बात करते हैं। इल्तिजा जी, देखा हमने नीतीश कुमार का जो हिजाब का रो था, किस तरह से देखते हैं आप? शर्म की बात है, बुजुर्ग हैं, हम इसी बात का लिहाज कर रहे हैं। और अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आपको सूझबूझ नहीं रही है कि हाउ यू शुड कंडक्ट योरसेल्फ, आप इतनी बड़ी कुर्सी पे हैं, इतनी छोटी नीच हरकत कर रहे हैं, तो आई थिंक ही नीड्स टू स्टेप डाउन। क्योंकि आप इतने बड़े लीडर होके जब ऐसी हरकत करते हैं, किसी मुसलमान लड़की को आप बेनकाब कर रहे हैं, और जो उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के थे जो बीजेपी के हैं, उनको हंसी आ रही थी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की घूंघट में होगी और अगर हम उनका घूंघट उतारेंगे तो आपको हंसी आएगी? अगर कोई आपके कपड़े निकालेगा आपको हंसी आएगी? एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, बिहार में हाल ही में लिंचिंग हुई है अतर हुसैन के, जो एक क्लॉथ वेंडर थे। कान उनके काटे सिजर्स से, प्लायर्स से, उंगलियां तोड़ी, आग लगाई उनको। तो इस माहौल में जो आप मुसलमानों के साथ ऐसे मजाक करते हैं, उनको डिह्यूमनाइज करते हैं, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। एज इंडियाज ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, as Muslims here, from the only Muslim majority state in India, it is our responsibility. Do not try this again, otherwise you'll have to pay a price. और वहीं पीडीपी के लीडर आगा सैयद मुंतजिर ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के महिला के हिजाब खींचने की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं विशेष समुदाय के प्रति सरकार की नीति को उजागर करती हैं और खतरनाक संदेश देती हैं। ये जो हरकतें हैं, ये उसी प्रोग्राम की एक्सटेंशन है जहां मुसलमान को डिह्यूमनाइज करना है, जहां मुसलमानों को जलील खार करना है। ये उसी की सिमत में ये काम है। और जो ये वजीर आला जिनकी हरकत है, वो उसी इत्तेहाद का हिस्सा है, जिस इत्तेहाद का मुद्दा मकसद यही है कि मुसलमानों को कैसे डिह्यूमनाइज किया। और पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की कड़ी निंदा की है। वहीदुर रहमान पर्रा ने खातून का बुर्का हटाने की कोशिश और इस घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में विभाजन पैदा करती हैं और नफरत को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने वजीर आला नीतीश कुमार से अवाम से माफी मांगने की मांग की है, मुतालबा किया है। सियासत का ये एक देन है इस मुल्क में, जो नफरत की सियासत हो रही है। तो नीतीश कुमार जी ने एक मुसलमान औरत का जो हिजाब है या उनका जो पर्दा है वो हटाने की कोशिश की। न सिर्फ हम इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जो इस मुल्क में नफ़रत की सियासत की जा रही है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जाता है, तो उसका नतीजा है ये। और इस ऐसे वाक़यों से न सिर्फ एक आपको ये चीज़ साबित होती है कि इस मुल्क में डिवीज़न और डिवाइड आपस में कम्युनिटीज़ में कितना है, और बाकी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से अगर इस पर मजम्मत नहीं होती या एक एनबोल्डन, एक इतना बड़ा नेशनल लीडर एनबोल्डन फील करता है कि मैंने एक बहुत बड़ा कुछ काम किया है, तो जाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि कितना गैप हुआ है और कितना ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ एक जहर उगला जाता है पूरे मुल्क में। और बडगाम के एमएलए आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने जिला अस्पताल का दौरा कर मरीजों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने करीब सभी वार्डों का इंस्पेक्शन किया, उसका दौरा किया, जायजा लिया और मरीजों से बातचीत कर उनके मसाइल को सुना। एमएलए ने अस्पताल प्रशासन की तारीफ भी की और कहा कि कम जगह में इतनी अच्छी खिदमत, इतनी अच्छी सेवा देना काबिल तारीफ है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले साल में बडगाम के लोगों को जो मॉडर्न ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज हैं वो भी मुहैया कराए जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। शोबे सेहत जो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का है, ये उन शोबों में है जो
काफ़ी खस्ता है और जिस हिसाब से होना चाहिए था, जिस हिसाब से ये बीमारदारों को टैकल करना था इस हॉस्पिटल को, इस हिसाब से नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता है कि जो मेरे से पहले यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते थे, जैसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर ज़िले में है उस तरीके का ये नहीं है, मगर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जिसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट आते हैं, जो बाकी डॉक्टर्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज में जहाँ आपको क्रिएशन की ज़रूरत है, अगर आपको अल्ट्रासाउंड कराने के बंदे की ज़रूरत है, वो आपके पास क्रिएशन ही नहीं है, या दीगर डॉक्टर्स जो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पर वो पोस्ट यहाँ पर क्रिएट ही नहीं किए गए। मगर जिस तरीके से मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब और उनके जो साथी है तरीके से एक कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर इलाज मुआवजा लोगों को पहुँचे, उनको किसी भी तरीके की कोई इनकन्वीनियंस नहीं मिल पाएगी। और जम्मू में कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में पार्टी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन और संतोष ट्रॉफी की 20 सदस्यीय फुटबॉल टीम में जम्मू इलाके के खिलाड़ियों को शामिल न करने पर बीजेपी और एलजी प्रशासन से जवाब मांगा। उन्होंने इसे जम्मू खिलाड़ियों के साथ भेदभाव और अन्याय यानी नाइंसाफी करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने उबर सरकार से मामले की जांच कर सच अवाम के सामने लाने की मांग की है। पिछले दिनों भी एक कंट्रोवर्सी बनी थी जिसका भाजपा ने जवाब नहीं दिया। वो थी श्री माता वैष्णो देवी में मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एडमिशन्स को लेकर के, और उस पर बड़ा प्रयास किया गया, लेकिन हमने बुनियादी सवाल उठाया कि भाई इसकी परमिशन रिकग्निशन किसने दी, किस कानून के तहत दी, और सिलेक्शन किस कानून के तहत हुई, और वो उसमें क्या गलती है और आगे क्या करना चाहते हो। आप गलती मानो। जेपी नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर थे, मनोज सिन्हा जी चेयरमैन थे श्राइन बोर्ड के, इसलिए अपने सवालों के घेरे में भाजपा खुद ही आ गई। आज जितना मर्जी कहें, लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया कि हमसे ये गलती क्यों हुई। फिर मेरिट पे सिलेक्शन हुई। अब आप संघर्ष समिति के नाम से जो करते या करवाते हो, तो करना किसने है उसमें अगर कोई सुधार, तो उसका जवाब भी नहीं उनसे आया। जम्मू के 74 बच्चे थे और उसमें से कोई एक सिलेक्ट हुआ, 20 में 9 वेटिंग, 11 रेगुलर, तो कोई बच्चा और जम्मू से आया नहीं। तो लोगों में रोष है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कश्मीर से, किसी संभाग से 24 बच्चे हों, उसमें से 19 सिलेक्ट हो जाएं और दूसरे से 74 हों, तो 1 या 2 भी सिलेक्ट ना हो। तो उस पर भी बहुत बड़ा रोष है। ये जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, राज्य है या ड्यूटी है, और धर्म, क्षेत्र, जाति, किसी नाम पे भी कोई इस तरह की बात आती है तो लोग राजनीतिक नौकियां छेड़ते हैं और लोगों में रोष आता है। इस चीज पे हमने भी प्रश्न पूछा कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज खामोश क्यों है। जब कोई सवाल उठता है तो विद इन नो टाइम उसका जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण आना चाहिए। सारे लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें कोई गलती या कोई खराबी की गई है, उसका स्पष्टीकरण तो मंत्री जी कल कहते हैं कि हम जांच करवाएंगे, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरिट पे हुआ है। तो मैं समझता हूं ये दो चीजें मेल नहीं खाती। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि बच्चों के साथ क्या हुआ। आजकल एविडेंस है, वीडियोग्राफी है, और उसकी जांच हो। अगर गलती है तो उसमें जो गलत करने वाले हैं, जो इस किस्म के मुद्दे पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं, जब लोगों को मौका देते हैं और जाति होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इस पे भी हमारा रोष है और हमने स्पष्टीकरण मांगा है। अगर इंक्वायरी है, निष्पक्ष जांच हो।